हेलो एवरीवन, मैं सुनील सुतार आप सभी का 12 प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले जो कि हमारे पास होने वाले हैं पार्ट बी के। किसके होने वाले हैं? पार्ट बी के। इससे पहले आपने बहुत सारे पहले के पार्ट ए के क्वेश्चन कर लिए जिनके सॉल्यूशन भी हमने देखे थे कि पीवाईक्यू के अंदर हमारे पास किस टाइप से और क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हमने पहले करवा चुके हैं। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो 12 प्लस प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर इस पैटर्न में हमने वीडियो लेक्चर डाले कि आपके यूनिट वाही कुछ आपके सॉल्यूशन हो जाए और उनका भी रिवीजन हो जाए। जैसे पहले के लेक्चर में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इन सब के पहले से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। आज मैं लेके आया हूँ आपके इंटीग्रल कैलकुलस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप जेएनयू के देखोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसके अंदर थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है जो कि किसकी दे रखी है? इंटीग्रल कैलकुलस की फर्स्ट सेम के अंदर। उनके पीवाईक्यू कौन कौन से हैं जो लगातार जेएनयू की एग्जाम में आते हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ज़्यादा पैनिक होना नहीं है, अपना आराम से क्वेश्चन करेंगे और यूनिट वाइज पूरा आपका कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर। देखो पहले ही बता देता हूँ, ये मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि मैं बोलूँ कि यही क्वेश्चन आने वाला एग्जाम है और पूरा डिटो आपको वही मिल जाए कि सर ऐसा छप रखा है। बहुत रेयर चांस में होता है क्योंकि कुछ थ्योरम्स होती है वो पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको कुछ टाइप्स बताएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है एक क्वेश्चन का या एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बनता है अपना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है गामा एंड बीटा फंक्शन के ऊपर। अब गामा एंड बीटा फंक्शन का छोटा क्वेश्चन बनता है पार्ट ए का, जो हमने पार्ट ए के में सॉल्यूशन कर लेता है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उसका किस टाइप का ये फॉर्मेट बनाता है वो फॉर्मेट आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर बड़ा क्वेश्चन अगर बने इसमें तो बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें रिलेशन बताना होता है कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। या तो आपको ऐसा बोल देगा कि पहले आपको प्रूव करना है कि या तो बोलेगा गामा एंड बीटा फंक्शन में रिलेशन निकालो, या फिर आपको प्रूव करने के लिए बोल दे कि अगर बीटा ऑफ एम एन है वो गामा फंक्शन के अंदर ये गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन के इक्वल है, ये आपको प्रूव करने का बोले। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जब भी बन जाए तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर बात करें सॉल्यूशन की तो यहाँ हमको पहले गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से हमको पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो गामा ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है सर? गामा ऑफ एन की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो गामा एन की वैल्यू होती है सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये हमने गामा ऑफ एन के बारे में पहले से पता कर लिया। अब इतनी चीज़ नॉलेज हो गई तो अब इस गामा फंक्शन के हमने जब लेक्चर किए थे, लेक्चर में हमने बताया भी था, और इसका ट्रांसफॉर्म रूप होता है कुछ और। इसके हम लोग क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं इस टाइप के जो गामा ऑफ एन है इसको और किस टाइप से नोट कर सकता हूँ। तो इसका एक ट्रांसफॉर्म रूप होता है। जब हमने इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म रूप पूरा लिखूंगा तो वो नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, इस एक्स की जगह मैं अगर जेड वाई ले लेता हूँ, एक्स की जगह मैं अगर जेड वाई लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो गामा ऑफ एन बन जाएगा वो इक्वल हो जाएगा गामा ऑफ एन इक्वल जेड की पावर एन इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस का जेड एक्स इंटू डी एक्स बनेगा। ये आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो किस टाइप से बनेगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इसमें किस टाइप से हमने सॉल्व किया था, ये ट्रांसफॉर्म कैसे आया। तो आप लोग याद रखना, अगर याद रखो तो अच्छा, याद नहीं रहता वैसे मैथमेटिकली होता है, याद कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक्स की जगह जेड वाई लेंगे। तो मैं एक बेसिकली छोटा सा पार्ट में करवा देता हूँ कि यहाँ मैं एक्स की जगह क्या रखूँगा सर, जेड वाई एन माइनस 1 इंटू ए की पावर माइनस का जेड एक्स लिख देता हूँ, जेड वाई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो डी एक्स बनेगा, डी एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, क्योंकि हमने एक्स इक्वल लिया था जेड वाई, तो यहाँ डी एक्स इक्वल हो जाएगा जेड इंटू डी वाई के। तो यहाँ हो जाएगा जेड इंटू डी वाई। तो यहाँ जेड और एन दोनों की पावर क्या है, तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो जेड की पावर एन माइनस 1 पहले से और प्लस 1 और हो जाएगा, कट होकर क्या बन गई जेड की पावर एन। और बाकी कौन बचेगा, वाई की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस का जेड वाई और डी वाई, यही बचेगा। और इसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पर y की जगह अगर वापस x पुट करूँगा तो मेरे पास x वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं इसको ट्रांसफॉर्म रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है,
चलो तो ये चीज़ आपको याद होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेनली आपको जब भी ये क्वेश्चन है जो बीटा और गामा फंक्शन में हर मतलब फिक्स है कि आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इतना होता है कि आपको इसमें से छोटा क्वेश्चन मिले या तो आपको 1 मार्क्स में मिले तो ये रिलेशन पूछ लेगा और इस या फिर आपको डेरिवेट करना पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इससे हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे यूज, अगर हमें दोनों साइड क्या करूँ मल्टीप्लाई बाई जेड की पावर m-1 e की पावर माइनस जेड इन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने गामा फंक्शन लेकर आए, गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्म रूप रखा, फिर हमने दोनों साइड क्या करते हैं जेड की पावर m-1 और e की पावर माइनस जेड से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ मैं जेड की पावर मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा जेड की पावर m-1 e की पावर माइनस का जेड गामा ऑफ n इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीपल करूँगा तो जेड की पावर m-1 इंटू जेड की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट x की पावर n-1। देखो मैंने क्या कर दिया, जो z की पावर n-1 था उसको तो z के n के साथ में मल्टीपल कर दिया और e की पावर माइनस जेड में इसके साथ में मल्टीपल कर दो तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस का zx इंटू e की पावर माइनस का z और साथ में कौन है सर dx है। ये चीज़ हो गई। हमने क्या किया, पहले हमने जो फॉर्मेट था उसमें दोनों साइड क्या करते हैं जेड की पावर m-1 और e की पावर माइनस जेड से मल्टीपल कर दिया। चलो इसका आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो मेरे पास बन गया गामा ऑफ n, ये हो जाएगा जेड की पावर m-1 e की पावर माइनस का जेड, ठीक है। इधर क्या बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जेड की पावर m+n-1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ हो जाएगा x की पावर n-1 और यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस का जेड एक्स, बेस सेम पावर ऐड होगी तो ये माइनस का जेड इंटू क्या रह जाएगा dx रह जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से जेड को कॉमन ले लो तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा गामा ऑफ n जेड की पावर m-1 e की पावर माइनस का जेड इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखो x की पावर n-1 है, मैं इसको अलग लेके आता हूँ ना, तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट x की पावर n-1, इसको मैं अंदर नोट करूँ तो यहाँ हो जाएगा z की पावर m+n-1, ये हो जाएगा e की पावर माइनस का z कॉमन लिया तो x+1 यही बचेगा और साथ में कौन है, साथ में है सर dx। इस पैटर्न को हमने थोड़ा सा सोल्व कर दिया। चलो पहला पैटर्न हो गया अपना, यहाँ पर आपको स्टेप से लर्न करो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पहले से हम गामा फंक्शन का लेके आए, उसका ट्रांसफॉर्म रुका, फिर हमने इन दोनों साइड मल्टीपल किया जेड की पावर m-1 जेड माइनस जेड से, इसको सॉल्व किया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे सर, देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत साइड है z की पावर में बन रहा है तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, लिमिट क्या रख देता हूँ, लिमिट रखूंगा सर 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, दोनों साइड क्या कर दूँ z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूँ। क्या करूँगा, देखो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, दोनों साइड करते हैं तो यहाँ लिखूंगा बोथ साइड इंटीग्रेशन कहाँ से 0 to इन्फाइनाइट विथ रेस्पेक्ट टू z, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक हम लोग क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गामा ऑफ n तो क्योंकि बाहर रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये z का फंक्शन ही नहीं है, तो z का जो फंक्शन है उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब तो क्या हो जाएगा इसके लिए कॉन्स्टेंट के लिए फॉर्म में बन जाते हैं। तो मैं इसके साथ में कर देता हूँ, यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ बन रहा है z की पावर m-1 e की पावर माइनस का z इंटू dz, ये हो गया इसका रेस्पेक्ट है, ठीक है। चलो इक्वल में कौन होगा सर, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट x की पावर n-1, ये तो क्या रहेगा एज इट इज रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर ये दोनों बन रहे हैं z के, तो इन दोनों के साथ में क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलो तो इसके साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट z की पावर m+n-1 इंटू e की पावर माइनस का z 1 + x, यहाँ हो जाएगा dz और इन सब का रेस्पेक्ट किससे हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
इन सब का हो गया डी एक्स के रेस्ट में इंटीग्रेशन। चलो यहाँ तक हो गया। हमने क्या कर दिया, जेड के रेस्ट में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सर हमारे पास क्या बन रहा है, जो पार्ट ये बन रहा है, क्या करूँगा, z1 + x है, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, y ले लो, कोई अदर फंक्शन में इसको t पुट करूँगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके आना। यहाँ से तो पता चल गया सर इंटीग्रेशन होता है जो, अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो 0 से इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर माइनस का x इंटू डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं गामा ऑफ n। गामा ऑफ n क्यों बोला सर, कि यहाँ पर n है तो हमने यहाँ पर भी n नोट कर दिया, यही किया। तो अगर हमारे पास यहाँ z के फॉर्म में बन रहा है तो बनने दो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही कौन है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पावर किसकी है, m की है ना, तो मतलब ये जो पार्ट होता है उसी को हम लोग गामा फंक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ m है तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा ऑफ m के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं यहाँ गामा ऑफ m के इक्वल, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n, ये हो जाएगा गामा ऑफ m इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्ट करना था कि हमने z1 + x को t ले लेते हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं लेट जो z1 + x है, मैं इसको ले लेता हूँ y के इक्वल ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, y के इक्वल लूँगा। तो यहाँ हमारे पास जो dz होगा वो इक्वल हो जाएगा dy/1 + x के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट होगी, अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो यहाँ 0 + 1, देखो ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है सर z की, तो मैं z की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। y = 0 2 कहाँ से होगा, देखो यहाँ पर मैंने z की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो इससे मल्टीपल हो गया, y की वैल्यू भी 0। अगर इन्फाइनाइट रखूँगा तो ये भी क्या रहेगा, इन्फाइनाइट ही रहेगा, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से लेके इन्फाइनाइट रहेगी। ये इसकी क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। ये हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, चलो तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट, z की जगह क्या रख देता हूँ, z की जगह y/1 + x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/1 + x की पावर m + n-1 इंटू ई की पावर माइनस का z+1, इसकी जगह क्या रखूँगा, y के इक्वल है, तो y dz की जगह क्या है सर, dz की जगह dy/1 + x है। ये सारी वैल्यू हमारे पास बन रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया dy/1 + x, और dz की जगह हो गया, और साथ में कौन है सर, dx है, तो dx का मैंने dx से रख दिया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास गामा ऑफ n, ये होगा गामा ऑफ m इक्वल इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ अरेंज कर दूँ, मैं y की पावर चेंज कर दूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट, ऊपर तो बन गया y की पावर m + n-1, इसकी पावर मैंने अलग से ओपन कर दी, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये भी बनेगा 1 + x की पावर m + n-1 हो जाएगा, ठीक है। साथ में ऊपर मल्टीपल कौन हो रहा है, e की पावर माइनस का y, ये इसके साथ मल्टीपल हो गया, साथ में ये dx/, ये क्या रहेगा, यहाँ रह जाएगा dy/1 + 1 + x हो जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में इसका पूरे का हो रहा है, तो ये मैंने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों बेस क्या है, इन दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ये प्लस की 1 है, ये -1 इसके साथ ऐड हो रहा है, तो दोनों कट होकर कितना बन जाएगा, m + n बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास सेम का सेम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, गामा ऑफ m इक्वल हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ऊपर बन रहा है x की पावर n-1 अपॉन, मैं ये x का फंक्शन है, इसको पूरे को बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x की पावर m + n-1, ये रहा, एक प्लस का 1 ये रहा, दोनों ऐड होंगे तो कितना रहेगा, m + 1 n रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m + n, और अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया हमारे पास, इसको मैं पूरे को dx कर देता हूँ, 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा y की पावर m +
प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस का वाई इंटू डी वाई, और साथ में कौन है, डी एक्स है। अभी बताया था कि हमारे पास जब गामा ऑफ एन होता है तो उसकी वैल्यू एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर एन, जब गामा ऑफ एन है तो यहाँ पर वैल्यू पावर में किस में आई थी, एन माइनस वन में आई थी। यहाँ हमारे पास वाई में वेरिएबल हो सकता है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर कितना, कौन सा वेरिएबल बन रहा है, एम प्लस एन बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ एम प्लस एन। चलो तो इसको मैं लिखूंगा गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एम, तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा ऑफ एम प्लस एन, ये तो इसकी वैल्यू होगी। साथ में इंटीग्रेशन कौन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स के फॉर्मेट में, यही हो रही है, ठीक है। चलो थोड़ा मैं इसको और सेट कर देता हूँ। यही पार्ट बनेगा। अब हमारे पास हमने जब डेफिनेशन देखी थी उस डेफिनेशन में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारे पास जो बीटा ऑफ एम एन होता है, तो बीटा ऑफ एम एन का एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म और होती है, उस ट्रांसफॉर्म फॉर्म में क्या कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारे पास बीटा ऑफ एम एन होता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स के, इसके इक्वल होती है। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल है, बीटा ऑफ एम एन का इक्वल है। तो मैं इसकी जगह रख देता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा फाइनली गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एम इक्वल हो जाएगा गामा ऑफ एम प्लस एन इंटू बीटा ऑफ एम एन का इक्वल, ठीक है। तो यहाँ मेरे को बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एम अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, और इसी के इक्वल आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय आप लर्न करोगे, आराम से लर्न हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट कुछ है नहीं। आपको दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या पैटर्न हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन के स्टेप से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होगी तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो खुद से तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है कि प्रूव दैट लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब इसको हमने फर्स्ट पार्ट ए में भी किया था कि इसका डायरेक्ट आपको क्या पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, तो हम लोग यही फॉर्मूला लिखते हैं और इसका मार्क्स हमको मिल जाता है। लेकिन पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपको इसका पूरा का पूरा क्या करना होता है, पूरा आपको प्रूव भी करना होता है। ये भी आपको पूछ सकता है और बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूव कैसे होता है। सबसे पहले देखो अब इसका प्रूव करने के लिए आपको मेनली क्या होता है कि आपको गामा फंक्शन का क्या होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि गामा फंक्शन के अंदर हमने एक फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं हम लोग, कि उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कि हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर गामा ऑफ एम गामा एन अपॉन टू गामा एम प्लस एन वो इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, अगर हम लोग इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू साइन थीटा की पावर 2m माइनस वन इंटू कोस थीटा की पावर 2n माइनस वन डी थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसी को लेके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसकी दो कंडीशन लेते हैं, केस लेते हैं। पहला केस है अगर हम लोग लेट कि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में देखो हमारे पास m ही है और यहाँ पर भी m है, कहीं पर भी n है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इस n वाले पोर्शन को जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो ये n वाला पोर्शन है वो जीरो कैसे होगा कि मैं इस 2n माइनस वन को क्या ले लूँ, जीरो के इक्वल ले लूँ। तो मैं अगर मान लेता हूँ कि 2n माइनस वन है वो इक्वल है जीरो के, तो इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का वन इधर जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। और 2n होगा 2 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के इक्वल। चलो ये पुट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास गामा ऑफ m
गामा ऑफ एन की जगह क्या होगा 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ एम प्लस 1/2 इसी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इक्वल किसके होगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n-1 को हमने 0 ले लिया तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 0 इंटू डी थीटा। अब आपने देखा ही होगा कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा गामा ऑफ m इंटू, अब गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई के इक्वल होती है, तो ये हो गया रूट पाई अपॉन 2 गामा ऑफ m प्लस 1/2 के इक्वल हो गया। इक्वल में क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई और बाकी सेम का सेम हमने एज इट इज नोट कर लिया। आप चाहो तो लिख लेना एक चीज़ कि यहाँ हमने क्या चीज़ लिखी, जो गामा ऑफ 1/2 होता है वो इक्वल होता है रूट पाई के इक्वल। ठीक है, और यही हमने रूट पाई के इक्वल रखी। अब सेकंड केस क्या बनाते हैं, सेकंड केस में हमारे पास ले लेते हैं कि मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर m और n अभी भी हमारे पास ये पोर्शन नहीं मिला है, तो हम लोग m और n को इक्वल करेंगे, तभी तो हमारे पास देखो ये m प्लस n होता है, तो m और n जब इक्वल होंगे तभी तो ये 2m बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर सेकेंड केस ले लेते हैं, लेट अगर मेरे पास m और n क्या हो इक्वल हो, अगर m और n इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमको गामा ऑफ m गामा n अपॉन 2 गामा ऑफ m प्लस m, इस n की जगह क्या रखेंगे m रख देंगे, और ये भी क्या हो जाएगा गामा ऑफ m प्लस m इक्वल क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा की पावर भी 2m-1 इंटू डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा पोर्शन और लेते हैं आगे। अब देखो अब हमारे पास क्या मिला, यहाँ से 2m-1 और ये भी 2m-1। अब आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई 6 और जैसे 7 है, इन दोनों की पावर 2 है, इसकी भी टावर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता ना 6 × 7 की पावर क्या होगा 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जब बेस सेम है और पावर जो बेस है वो अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, तो इसको मैं एक साथ में मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गामा ऑफ m, इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर, क्योंकि गामा m इंटू गामा m, तो गामा m का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 गामा ऑफ 2 और गामा ऑफ 2m इक्वल रहेगा, यहाँ से क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों का मल्टीपल के साथ में हम लोग क्या लगते हैं 2m-1। अब मुझे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है, अब डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ में 2 का मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से गामा ऑफ m का स्क्वायर 2 गामा 2m इक्वल क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीपल करता हूँ और 2 का डिवाइड दे देता हूँ अंदर, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 की पावर 2m-1 इंटू डी थीटा के इक्वल होगा, यही पार्ट बनेगा। इस 2 को मैं बाहर ला सकता हूँ, अगर मैं इसको सेपरेट करूँगा तो इसके साथ पावर भी क्या आएगी बाहर आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। चलो तो यहाँ बन जाएगा गामा ऑफ m अपॉन 2 गामा 2m इक्वल हो जाएगा 1/2 की पावर 2m-1
और इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा के इक्वल, यही रहेगा। चलो अब मुझे यहाँ से 2 थीटा गायब करना है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि साइन थीटा का होता है 2m माइनस 1, ये हमने पहले नोट करके इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर साइन थीटा 2m माइनस 1 है जब 0 टू पाई बाई 2, तब हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा है, तो मैं 2 थीटा को क्या कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ। तो यहाँ मान लेता हूँ लेट, मैंने मान लिया कि लेट जो 2 थीटा है वो इक्वल है किसके, फाई के। तो यहाँ पर डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2, डी 5 क्या होगा 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इससे लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट क्या हो जाएगी, देखो जब थीटा 0 होगा तो फाई भी क्या होगा 0 2, और जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग π/2 रखेंगे, तो π/2 से π/2 कैंसिल हो गए, फाई क्या बन जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ फाई इक्वल हो जाएगा पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि मैं एक के साथ में एडजस्ट हो सके। चल देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m इक्वल किसका हो जाएगा 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन कहाँ से, अब होगा 0 से पाई, क्योंकि ये 0 से पाई हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये बन गया साइन 2 थीटा को हमने क्या ले लिया, फाई ले लिया, तो फाई की पावर 2m माइनस 1 इंटू डी फाई की जगह क्या, डी थीटा की जगह क्या रखेंगे, डी फाई अपॉन 2 रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस 2 से तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। इसमें साइन थीटा होता है अगर इसके 2m माइनस 1 पावर हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 2 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा ऑफ m का होल स्क्वायर गामा ऑफ 2m इक्वल हो जाएगा 2/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन, जब ये इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट भी क्या हो गई, हाफ हो जाएगी, 0 से पाई है तो अब क्या रहेगा 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या रहेगा आगे, क्योंकि जब हमारे पास 0 से 2a होता है और इवन फंक्शन हो तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी और 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीपल ये बन जाएगा हमारे पास साइन फाई का पावर 2m माइनस डी फाई के इक्वल, यही पार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा, अब क्या रहेगा हमारे पास कि मैं इस पार्ट की जगह ये जो पार्ट दे रखा है 0 से π/2 साइन फाई 2m माइनस 1 डी फाई, ये किसकी वैल्यू है सर, ये वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से गामा ऑफ m रूट पाई अपॉन 2m प्लस 1 के इक्वल है। तो मैं याद देता हूँ गामा ऑफ m का होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 2m इक्वल किसके हो जाएगा 2/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इस पूरे की जगह मैं क्या रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, ये बन जाएगा हमारे पास गामा ऑफ m इंटू रूट पाई, ठीक है, अपॉन क्या रहेगा 2 गामा ऑफ m प्लस 1/2 के इक्वल होगा, यही पार्ट इक्वल होगा। चलो यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये गामा ऑफ 1/2 से ये गामा ये भी गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और इस फॉर्मेट में नोट करते हैं। देखो किस टाइप से बनेगा हमारे पास, हमको चाहिए वहाँ पर गामा ऑफ m, चलो तो ये गामा ऑफ m तो यहीं रखेंगे, ये बन गया गामा ऑफ m इंटू ये गामा ऑफ 1 + 2 उधर जाएगा तो मल्टीपल में गामा ऑफ m 1 +
m प्लस 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, इस गामा ऑफ 2m को इधर लेके आऊँगा तो ऊपर बन गया हमारे पास रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू क्या रह जाएगा, गामा ऑफ 2m के इक्वल हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये मिल जाता है कि हमारे पास ये फॉर्मेट किस टाइप से मिलता है। ठीक है, चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से वापस लर्न हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बाद में इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास मिलने के बाद हम लोग लेते हैं सर रेक्टिफिकेशन क्या होता है, चापकलन क्या होता है। तो चापकलन की डेफिनेशन मैंने डायरेक्ट नोट कर दी ताकि थोड़ा टाइम में रिड्यूस हो सके। तो चापकलन हमारे पास क्या होता है, चापकलन होता है कि समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की क्या निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो। आपको कर्व की लेंथ निकालनी हो, अगर वो किसी प्लेन में दे रखा है तो इसके क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कर्व। अब किस टाइप से निकालते हैं, तो हमको क्या होता है कि एक फंक्शन दे रखा होता है, इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, इसका कर्व की लेंथ निकालते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ कि आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रेक्टिफिकेशन का तो आप आराम से कर सकते हो। किस टाइप से बनेगा, चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर देखो मान लो फर्स्ट है कि फंक्शन आपको दे दिया y इक्वल एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी कर्व, चाप की लंबाई होगी, वो क्या इक्वल होगी, तो चाप की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व इक्वल होगा, इसको मैं ले लेता हूँ डेल से, या फिर एस से भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं ना। चलो एस इक्वल ले लो चाहे, तो एस इक्वल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन डी टी के। अब आप बोलोगे सर हमने तो यहाँ पर पढ़ा तो डी एक्स है और यहाँ पर डी, अच्छा डी टी के फॉर्म में आ रखा ना, तो एक्स के ले रहे तो हम लोग एक्स के रेस्ट में ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रेस्ट में। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं कि सर यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स में, और आप बता रहे हो सर डी एस अपॉन डी एक्स, ये कहाँ से लेके आ गए, कौन सी नई चीज़ लेके आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है सर कि यहाँ पर जो डी एस है, डी एस अपॉन डी एक्स है, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वो हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर से। ठीक है, अगर आप लोग इस जो y फंक्शन दे रखा है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डी एस अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, ये जो डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू है वो आप यहाँ रखोगे और इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसकी लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप में बहुत सारे और अलग दे रखे हैं, तो मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ कि हमारे पास सेकेंड कैसे दे रखा हूँ। अगर मान लो आपको x के फॉर्म में y का फंक्शन दे दे, तो इसका जो डेल बनेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन डी वाई इंटू डी वाई के इक्वल होगा। यहाँ पर भी अगर बात करें हम लोग डी एस अपॉन डी वाई की, तो वो इक्वल होगा रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है x का, उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके यहाँ से डी एस अपॉन डी वाई निकालो, और ये वैल्यू इसके सापेक्ष रेस्पेक्ट में रखकर हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगी, इस जो कलन दे रखा है उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, चलो थर्ड इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है सर, थर्ड होता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो दे दे x और डबल फंक्शन दे दे एफ ऑफ टी के अंदर, और y भी दे रखा आपको एफ ऑफ टी के अंदर, दो अलग अलग फंक्शन दे दे। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या बनेगी, वो भी होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी के इक्वल। अब आप बोलोगे सर ये अब नई चीज़ x और y के रूप में फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी यही चीज़ कर रहे हो, डी एस अपॉन जैसे y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो y का, x के रेस्पेक्ट में तो x कर दिया, यहाँ t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो t के कर दिया, लेकिन आएगा कैसे, डी एस अपॉन डी टी आएगा कैसे सर, तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी एस अपॉन डी टी है वो इक्वल होगा रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर।
इन दोनों का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, टी के रेस्पेक्ट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी बनेगा। इस डी एस अपॉन डी टी को यहाँ रख के इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस चाप कलन की या फिर लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने क्या कर दिया, थर्ड टाइप का कर दिया। अगर हम लोग फोर्थ टाइप की बात करें, चलो अब देखो फोर्थ है, अगर हमारे पास फंक्शन है वो किस में दे दिया सर, फोर्थ है y इक्वल दे दिया आपको एफ ऑफ थीटा के अंदर, किसके अंदर, थीटा के फॉर्म में फंक्शन दे दिया सर। अब फंक्शन है वो थीटा के फॉर्म में आ गया तो इसका डी एस अपॉन डी टी या फिर हम लोग जो बोलते हैं चाप की लंबाई है वो किसके इक्वल होगी, वो भी हम लोग यही करेंगे सर। यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा, ठीक है, चलो आप लोग चाहे तो थीटा के फॉर्म में ले लो, सब ने वाई लेना, यहाँ पर आर ले लो चाहे था ना, आर इक्वल मान लो कि आपके पास एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में दे दिया, आर के रेस्पेक्ट में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो डेल बनेगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल होगा। अब डी एस अपॉन डी थीटा कैसे निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कि सर डी एस अपॉन डी थीटा है वो इक्वल होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर से, कि जो डी एस अपॉन डी थीटा निकालना तो उसका क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर करके इससे हम लोग डी एस अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे या थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, हमको क्या मिल जाएगी, इसकी लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक फिफ्थ टाइप का और ले लेते हैं हमारे पास कि सर रेक्टिफिकेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिले तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। वहाँ आपको ये फंक्शन दे दे तो इससे डी एस अपॉन डी एक्स निकालो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा। ये फंक्शन दे दे तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो, डी एस अपॉन डी वाई आया, इसमें रखो। अगर दो अलग अलग फंक्शन दे दे तो ये चीज़ करो। अगर आपके पास आर के फॉर्म में दे रखा है या फिर हम लोग बोलते हैं जैसे पोलर फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये करो। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इजीली हमारे पास एक ट्रिक के अंदर पूरा रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। फिफ्थ और ले लो, चलो फिफ्थ हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमारे पास y और f ऑफ x में आ गए तो अगर ये भी फंक्शन दे देगा आपको थीटा के फंक्शन में, जैसे r में दिया ये थीटा में दे दे, थीटा इक्वल f ऑफ r हो, ये तो सर नई चीज़ होगी अब तो, कि हमारे पास r f ऑफ थीटा बन रहा था, यहाँ चेंज कर दिया कि एंगल आपको दे रखा है और फंक्शन किस में दे रखा है, r के फॉर्म में दे रखा हो। अब कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ हमारे पास जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो हो जाएगा डेल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन डी आर इंटू डी आर के इक्वल, या फिर हम लोग बात करें एस की तो एस निकाल लो चाहते हैं ना, कि डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर के इक्वल। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर हम लोग क्या कर निकालने वाले हैं सर, यहाँ पर निकालना है डी एस अपॉन डी आर निकालना। अब डी एस अपॉन डी आर कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास बनेगा रूट ऑफ वन प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर से, इससे डी एस अपॉन डी आर निकालो, यहाँ रखो, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, थीटा के हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से आप लोग और आगे कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं रेक्टिफिकेशन के, इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है। पैटर्न याद करो, स्टेप लर्न करो, रेक्टिफिकेशन कंप्लीट। आप इतनी सी चीज़ नॉलेज हो गया, आपका रेक्टिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। देखो क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ कार्डियड। अब कार्डियड आप जानते हो, कार्डियड अब जैसे कार्डियोलॉजी होता है, जैसे हमारे पास हार्ट के शेप में बनता है ना। चलो देखो इसका सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि शेप किस टाइप से बनेगा। कार्डियड बना देते हैं पहले, चलो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ये हो गया x, ये हो गया सर y, है ना। यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कार्डियोइड का शेप किस टाइप से बनता है सर? कार्डियोइड का शेप बनता है वो हमारे पास इस टाइप से मिलेगा। ये हार्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि सर का दिल आ गया, सर बाहर आ गया, यहाँ रख दिया, कुछ इसका सॉल्व करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अपने पास ये रखो कि कार्डियोइड याद आ गया, तो कार्डियोइड का खुद का एक कैसा हमारे पास ग्राफिकली बनेगा। तो ग्राफिकली इस वर्ड का मेन से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका ग्राफिकली मेन निकाल है। यहाँ कोई अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सर का हार्ट ब्रेक हो गया, सर ब्रेक कुछ नहीं है, सब सही है अपने, है ना। चल देखो, अब इसका फॉर्म बनता है, तो यहाँ हमको क्या दे रखा है, r इक्वल दे रखा है a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका ग्राफिकली बता दिया। अब इसमें क्या बोला और कि सिद्ध कीजिए कि कार्डियोइड का ऊपरी अर्धभाग, पहले तो इसका क्या निकालना, आपको पैरामीटर निकालना, इसका पूरे का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब पैरामीटर रेक्टिफिकेशन से बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आपको प्रूव भी करना है कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, इसका जो कार्डियोइड का ऊपरी अर्धभाग है, उसका चाप है वो थीटा पाई बाय 2 से क्या है पूरा, मतलब कि आप इसका पूरे का पैरामीटर निकालोगे और इसमें एक लाइन करोगे थीटा इक्वल पाई बाय 3 पर। मान लेता हूं मेरे पास थीटा इक्वल पाई बाय 3 है, वो लाइन यहाँ पर है, ये मान लो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, चलो मान लो ये लाइन होगी, कौन सी होगी, ये सर है लाइन हमारे पास थीटा इक्वल थीटा पाई बाय 3 पर, है ना। ये पाई बाय 3 वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ होता है एग्जिट एक्स एक्सिस पर थीटा इक्वल क्या होता है सर, यहाँ होता है थीटा इक्वल 0। इसके बैक में जब इसका रिवर्स होता है वहाँ पर थीटा क्या बनता है सर, थीटा बनता है पाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास 0 से लेके पाई तक है, हमको ये थीटा पाई बाय 3 पर भी यहाँ पर दे रखा है, इस लाइन के लिए थीटा इक्वल है वो पाई बाय 3 के इक्वल है। इतनी चीज़ें दे रखी है। पहले हमको क्या करना है, इस कंप्लीट जो कार्डियोइड दे रखा है इसका पैरामीटर निकालना है। तो कंप्लीट कार्डियोइड का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, चलो रेक्टिफिकेशन का यूज करते हैं। हमारे पास किस टाइप से बनेगा, यहाँ आपको दे रखा है सर r इक्वल है वो a 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा के फंक्शन में दे रखा था आर डी थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी निकाला था हमारे पास कि आर के अंदर फंक्शन दे रखा है थीटा के अंदर। सबसे पहले क्या करोगे, डी एस अपॉन डी थीटा निकालोगे, कौन से फॉर्मेट में, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं डी आर अपॉन डी थीटा पहले निकाल लेता हूँ, फिर इसके अंदर रख के क्या करूँगा, डी एस अपॉन डी थीटा निकालूंगा और ये वैल्यू इसमें रखूंगा और लिमिट लगा दूंगा मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो मेरे पास कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं डी एस अपॉन डी थीटा निकालने के लिए डी आर अपॉन डी थीटा निकालता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा सर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल, ठीक है, ए तो कांस्टेंट है छोड़ दो, 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा का इक्वल। ये बन गया हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा का इक्वल। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग जानते थे कि सर रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफिकेशन का जो डी एस अपॉन डी थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, रूट ऑफ, ये देखो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर का इक्वल होता है। चलो तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल है। मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है सर, ए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ रख देता हूँ ए 1 प्लस कॉस थीटा इसका कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा कितना है, तो इसकी वैल्यू है माइनस का ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आए, ठीक है। अब दोनों का क्या करता हूँ मैं, होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा, ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी होगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यही पार्ट बनने वाला। दोनों में ए स्क्वायर है, इसको रूट के बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ए रह जाएगा, है ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया और रूट से बाहर निकालूंगा तो ए रह जाएगा, तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी थीटा, यहाँ हो गया ए रूट ऑफ, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2
cos थीटा प्लस ये a स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह गया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ds अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा a√2 + 2 cos थीटा के इक्वल, ठीक है। इसमें से 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास ds अपॉन डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा a, यहाँ रह गया सर 2 1 + cos थीटा के इक्वल, यही पार्ट मेरे पास बनने वाला है, ठीक है। चलो अब थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो सके कुछ इसके। अब देखो तो ds अपॉन डी थीटा मिल गया सर a/2 1 + cos थीटा। अब इसका सॉल्यूशन और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अगर सॉल्व करें तो 1 + cos थीटा को हम लोग जानते हैं कि सर 1 + cos थीटा होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ds अपॉन डी थीटा इक्वल a, ये हो जाएगा 2 × 1 + cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर और बात करें इसकी तो ये मेरे पास रह जाएगा a, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2a, और स्क्वायर से ये कर देगा तो क्या बनेगा cos थीटा/2 रहेगा। ये चीज़ हमको किससे मिली, ये ds अपॉन डी थीटा के वैल्यू मिल गई। यहाँ से 2 बाहर ले लिया और cos स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो cos थीटा/2 बच गया, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब मुझे चाहिए सर यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालनी आपको चाप की लंबाई, तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। चलो कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास एक और डिवाइडेशन कर लेते हैं, विभाजन कर लिया आपने, ठीक है। चलो देखो अब हमारे पास बनेगा सर कि डेल इक्वल होता है, वो होता है इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से लगेगी, वो लिमिट हमको देखनी कंपल्सरी होगी, जरूर। देखो अगर मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके पाई तक, तो मैं इस ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालूंगा, लेंथ निकालूंगा, तो इसका डबल करूंगा तो मेरे पास नीचे वाले पार्ट की भी क्या आ जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट लगाऊंगा, और इसका सिमेट्रिक है, ये कार्डियोइड क्या होता है, इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है एक्सिस, तो ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब जितना पार्ट, जितनी लेंथ ऊपर वाले की होगी उतनी लेंथ क्या होगी नीचे वाले की होगी। तो मैं 0 से लेके पाई का क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, ये हो जाएगा ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल बनेगा 2 0 से पाई ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दो, ये होता है 2a cos थीटा/2 के इक्वल। तो ये हो गया 2a cos थीटा/2 इंटू डी थीटा के इक्वल, यही बनेगा। चल देखो तो यहाँ डेल 2a क्या हो गया 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4a इंटीग्रेशन रहेगा 0 से पाई, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। cos थीटा/2 का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है सर साइन थीटा/2, और इस थीटा/2 का बनेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, यही बनेगा। चलो देखो तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल, ये 2 का रहेगा ऊपर, तो 8 a की साइन थीटा/2 के अंदर आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ से तो 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल इक्वल क्या हो गया 8 a के इक्वल हो गया। अब आपको एक चीज़ और पूछिए इसमें कि आपको क्या दे रखा है कि लेंथ निकालनी है कि इसका π/3 पर ये समझिए कर सकते इसको हाफ पार्ट को, इस अगर ऊपर वाले की लेंथ है तो मैं अगर इसका पार्ट डिवाइड कर दूँ, इस ऊपर वाले पार्ट का है वो चाप की लंबाई कितनी होगी, वो सर होगी कितनी 8a है, तो इसका ऊपर वाला भाग होगा, तो मैं क्या करता लेंथ ऑफ अपर हाफ, अगर कंप्लीट है वो 8 है तो इसका डिवाइडेशन अभी बोला था कि ये सिमेट्रिक होता है तो पार्ट 2 में डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी 8a/2 मतलब 4a के इक्वल होगी, तो ये बनेगा हमारे पास सर 4a के इक्वल। अगर ये 4a के इक्वल है, अब मुझे निकालनी है सर 0 से लेके कहाँ तक π/3 तक, मैं निकालना देखूंगा कि ये जो पार्ट बन रहा है इसका, ये जो बीच वाला पार्ट बन रहा है, इस पार्ट का जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसकी निकालूंगा। अगर ये 4a का हाफ मतलब कितना 2a के इक्वल आता है तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलो मैं निकालता हूँ
लेंथ ऑफ, वापस लगाता हूँ, डेल इक्वल, अगर मैं लिमिट लगा दूँ 0 से लेके π/3 तक, ठीक है, तो π/3 तक हमारे पास चलेगा किसका, यहाँ है कौन सा एग्जैक्टली पार्ट है, वो कहाँ तक है, ये तो यही है ना कि 2a cos θ/2 है, ये तो है ना हमारे पास ds/dθ का, तो ds/dθ कितना है 2a cos θ/2, तो ये तो हमारे पास आएगा 2a cos θ/2 के इक्वल और dθ के इक्वल, तो यहाँ हमारे पास बनेगा डेल 2a इंटू cos θ/2 का क्या होता है सर, होता है sin θ/2 अपॉन 1/2, लिमिट लग जाएगी 0 से लेके π/3 के इक्वल, ठीक है। चलो थोड़ा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, अब देखो, तो यहाँ 2a, ये तो हो जाएगा हमारे पास डेल इक्वल कितना बनेगा 4a इंटू साइन θ/2 में π/3 रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन π/3, 3 से ये 2 मल्टीपल होकर क्या बनेगा π/6 बनेगा, माइनस साइन, ये तो 0 ही है तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो ये 4a और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बनेगा 1/2 के, तो डेल इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से 2 कैंसिल, 2a के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हमारे पास बन गया कि ये जो वैल्यू निकाले वो कहाँ से लेके कहाँ तक है सर, ये वैल्यू है वो कहाँ से, थीटा इक्वल 0 टू थीटा इक्वल π/3 तक, ये जो हमने निकाली है वो डेल कहाँ तक आ रहा है 2a का, इतना सा पार्ट हमारे पास, इसकी लेंथ आई वो 2a आई, तो कंप्लीट है वो 4a के इक्वल है, तो इसका हाफ पार्ट के इक्वल है 2a के, ठीक है भाई, कंप्लीट है वो 4a के इक्वल, ये 8a मत देखना, ये 8a है वो पूरे कार्डियोइड का, ऊपर और नीचे दोनों वालों का सेम साथ में वो 8 है, हमको चाहिए हाफ पार्ट का, तो हाफ पार्ट का 4a हुआ, और 4a के अंदर भी इस पार्ट का निकाला तो वो हमारे पास 2a है, तो इसको क्या करता है इक्वल टू पार्ट में बाइसेट करता है, ठीक है। चलो इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये आपकी जेएनयू की 4th यूनिट स्टार्ट हो गई है, 3rd यूनिट तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो 4th यूनिट में आपको डबल इंटीग्रेशन किस टाइप से सॉल्व करते हैं इसका आपको पता होना चाहिए, और इसका मैं एक क्वेश्चन के बेस पे बताऊंगा कि सर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन बनता है तो वो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको सोल्व करना है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy दे रखा है, वेयर द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज, ये दे रखा है ना, सेकंड पैराबोला लिख देना यहाँ पर x², ये हो जाएगा x² इक्वल 4ay के। अगर इन दोनों पैराबोला को जो कट हो रहा है उससे और ओरिजिन से जो हमारे पास बाउंडेड एरिया मिलेगा, जो आपने पहले के क्लासों में देखा होगा कि जहाँ 12th क्लास में हम लोग जैसे करते थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ पर जो हमको एरिया निकालना था, तो डबल इंटीग्रेशन से हमारे पास कैसे एरिया निकालता, पहले हमने बताया था कि डबल इंटीग्रेशन सरफेस एरिया को निकालता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को फाइंड आउट करना था, तो इस टाइप से हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का आपको क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलो देखो, आपको बोला है कि दोनों पैराबोलास दे रखे हैं, इससे जो कट होगा उससे हमारे पास जो बनेगा एरिया, उसका आपको क्या निकालना, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करो। चलो तो पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में दोनों पैराबोला से हमारे पास कौन सा एरिया बनेगा, उसका पहले हम लोग ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ मिलेगा हमारे को, चलो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर पैराबोला बनाना, पहला है y² इक्वल 4ax, 4ax x की पावर 1 है, मतलब क्या किधर बनेगा, x की तरफ बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। चलो देखो, तो एक x की तरफ बनेगा, मतलब ये हमारा पास बन गया एक पैराबोला हो गया इस टाइप से। सेकंड है x² इक्वल 4ay, मतलब एक y की पावर और प्लस की है और पावर कम y की है, तो मतलब y एक्सिस की तरफ बनेगा, तो सेकंड हमारे पास मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एरिया का फाइंड आउट करना है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सुनिए। अब देखो किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सर, पहले हमको क्या चाहिए, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए। जब हमको इंटरसेक्ट पॉइंट होगा तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं,
और जब तक इंटीग्रेशन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी लिमिट पता होनी चाहिए कि सर लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना फंक्शन का। तो हम लोग अगर इसका लेके यहाँ तक इसकी मेन स्ट्रिप लगाएंगे, स्ट्रिप्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रिप लगाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रिप कहाँ से बनेगा, सर मैं स्ट्रिप बनूंगा यहाँ पर बना देता, ये हमारे पास स्ट्रिप हो जाएगी। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो P पॉइंट दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, पहले दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, सर x की वैल्यू आ जाएगी 4a का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a का। मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है, सेकेंड पैराबोला, उसकी इक्वेशन है 4a y के, x की जगह मैं इक्वेशन फर्स्ट है इसमें क्या करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ। तो यहाँ मिल जाता है मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4a इसका होल स्क्वायर इंटू 4ay। यहाँ पर ये 49 नहीं है, 4a है, ठीक है। चलो देखो, तो इसको मैं और थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y की पावर 4, ठीक है, अपॉन में 4a का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में आ जाएगा 4ay का, ये इक्वल बनेगा। यहाँ पर y से y, तो ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर y क्यूब इक्वल 16a, इसको इधर चलेगा तो 64a क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ हमको y क्या करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, सर y की वैल्यू या तो क्या बनेगा, इसका होल क्यूब कर देते हैं, 1/3 64a क्यूब, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4a के इक्वल। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई 4 है। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, y का 4a का स्क्वायर होगा। देन वापस इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे हमारे पास, देन जो x इक्वल आएगा वो भी क्या आएगा 4a के इक्वल। आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो 4a का स्क्वायर होल स्क्वायर, 4a से एक 1 टाइम कैंसिल होकर एक आपका क्या रहेगा 4a रहेगा। इसका मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट है, उसकी वैल्यू आई हमारे पास 4a, 4a, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो कि यहाँ से हमारे पास x है, वो इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहाँ से जो x एक्सिस कट कर रहा है इसकी डिस्टेंस है वो भी है 4a, और ये जो y एक्सिस को कट कर रहा है उसकी डिस्टेंस भी है 4a तक। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। अगर हम लोग कर रहे हैं पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या दे रखा है, पहले हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। सर लिमिट अगर हम एग्जैक्ट निकल जाए तो हम लोग इसका इजी से आंसर बन जाएगा। अब देखो लिमिट, पहले देखते हैं कि x की लिमिट क्या होगी। x कहाँ से है, 0 से लेके 4a तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x की लिमिट कहाँ से है, x इक्वल है 0 to x इक्वल 4a तक, ठीक है। सेकेंड होगा कि हमारे पास y की लिमिट लगानी है। सर y की लिमिट के लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कौन से पैराबोला को टच कर रही है, ये सर पैराबोला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पैराबोला है y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल है 4a y के इक्वल है। और ये जो पैराबोला दे रखा है, ये जो पैराबोला इसकी ये कौन सा है, ये सर है x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर इक्वल 4x का, है ना। ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल 4ax का, यही पार्ट बनेगा। तो मुझे यहाँ से क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी। इससे y की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर अपॉन 4 है, तो y की लिमिट क्या बनेगी, पहले इसकी लिमिट निकालें। तो यहाँ y की वैल्यू क्या बनेगी, सर y की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4a के इक्वल। इससे कहाँ तक जा रहे हैं, इससे ऊपर वाले पैराबोला तक जा रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, सर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा प्लस माइनस 2a होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल, यहाँ से क्या आएगा रूट ऑफ 4ax तक होगा, है ना, रूट ऑफ 4ax तक।
ये हमारे पास लिमिट होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लिमिट निकालना ठीक है, पहले हम लोग वाई एक्स की लिमिट देख रहे हैं, फिर हम लोग वाई की लिमिट। स्ट्रिप कहाँ से टच करिए, पहले यहाँ से यहाँ तक टच करिए। अगर ये यहाँ एक्स एक्सिस को टच करते तो हम लोग ये लिमिट लेते, यहाँ पर वाई इक्वल 0 बनता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे यहाँ एक्स इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास x और y की लिमिट हो गई। अब लिमिट ये हम पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करके इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फंक्शन हमारे पास दे रखा है कि इंटीग्रेशन करना है y dx dy, इसकी लिमिट लगा के हमारे पास क्या बनेगा, अब इंटीग्रेशन होगा। अगर पहला इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करें तो x का लिमिट लगानी है पहले सिंबल के साथ में। x की लिमिट क्या है सर, 0 से लेके 4a। सेकेंड है, सेकेंड y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो y की लिमिट लगानी है। y की लिमिट क्या है सर, ये है रूट ऑफ पहले कहाँ तक एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जा रहा है, रूट ऑफ 4a x तक है, यहाँ तक है। फिर y, तो y का y रहने दो इंटू डी एक्स डी वाई, यही बनेगा। चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पहले 0 से लेके 4a तक, इसको एज रखते हैं y के रेस्पेक्ट में। पहले जब हमारे पास यहाँ y दे रखा है तो इसका मतलब x है, पहला सिंबल है, सेकंड y है, तो y का सेकंड इंटीग्रेशन हो रहा है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से रूट ऑफ 4a x तक y इंटू डी वाई का, और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वापस x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, 4a तक इंटीग्रेशन का। y का इंटीग्रेशन होता है सर 2 y स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, और लिमिट कहाँ से होगा सर, लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से कहाँ तक होगी, रूट ऑफ 4a x तक, और इसका इंटीग्रेशन वापस किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होगा। चलो देखो इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से और बनता है। अब देखो इसका मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट अप्लाई जब करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4ax और अपॉन में 2 है तो 2 का 2 ही रहने दो। ठीक है, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, ये करेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन यहाँ 4a का भी स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 16a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16a स्क्वायर। ठीक है, और इसकी लिमिट लग जाएगी कहाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको x के रेस्पेक्ट में। ये तो हो गया इसका सॉल्व, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके। अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप से करेंगे, ये कितना टाइम होगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। चलो 2ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा सर 2ax स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना तो ये क्या बनेगा, x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 32 a स्क्वायर, और इसकी लिमिट कहाँ से लग जाएगी सर, 0 से लेके 4a तक लग जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिमिट पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। तो लिमिट पुट करके हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना होता है सर 16a स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a की पावर कितनी हो जाएगी 5 टाइम। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ 16 इंटू 32, क्योंकि यहाँ 4 2 टाइम मल्टीपल हो गया, यहाँ पर 3 टाइम मल्टीपल हो गया। ठीक है, यहाँ 3 टाइम नहीं 16 इंटू मैं 4 कर देता हूँ, 2 टाइम और 1 टाइम। ठीक है, और ये कितना a की पावर कितनी रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी a की पावर 5 अपॉन में यहाँ क्या रहा है 5 इंटू 32 a स्क्वायर के इक्वल होगा, यही पार्ट बनेगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ तो हो गया 16 a क्यूब माइनस ये 16 से कट होगा कितना टाइम 2 टाइम, ये 2 से ये कट हो गया 2 टाइम। ठीक है,
अब देखो 16a³ माइनस यहाँ क्या बनेगा 32, ए स्क्वायर से a की पावर 5 कट हो गया कितना a³ टाइम, तो 32a³ अपॉन 5 के इक्वल होगा, नीचे 5 ही रहा, दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 80a³ माइनस 32a³, यही बनेगा। चलो देखो, तो यहाँ से इसका माइनस कर दो तो हमारे पास क्या रहेगा, ये हो जाएगा 48a³ अपॉन 5, ये हमारे पास फाइनल क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से अगर आपको डबल इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो इसकी पहले क्या निकालोगे आप, ग्राफिकली इसका लिमिट निकालोगे। अगर आपको लिमिट अच्छे से निकालनी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो पहले सिंबल, पहली लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की, ठीक है। यहाँ अगर dy dx लिखा होता तो पहले लिमिट y की होती फिर x की लिमिट होती, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इस टाइप से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास चेंज इन पोलर फॉर्म एंड सॉल्व। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब पोलर फॉर्म की कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है भाई, कि हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म पहले से हम लोग जानते हैं, उसका पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें। तो आप एक चीज अच्छे से देख लो कि याद रख लो कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर x² प्लस y² मिले, जिस टाइप से ये मिलेगा क्वेश्चन का, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन निकालने को बोले और वहां पर x² प्लस y² दे रखा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म के अंदर, समझा। तो जब हमारे पास x² प्लस y² फॉर्म में दे रखा है तो पोलर फॉर्म में, अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्जेशन लिखते हैं। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। देखो लिमिट से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ dx है तो पहला लिमिट है वो x का है, dy है तो दूसरी लिमिट है y की है। तो मैं लिमिट से देखूंगा कि हमारे पास जो लिमिट बन रही है सर, लिमिट है वो x इक्वल कहाँ से है, 0 से लेके कहाँ तक है, x इक्वल 1 तक है, और y की लिमिट देखूंगा तो y इक्वल कहाँ से, 0 से लेके y इक्वल x तक बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, ग्राफिकली बनाऊँ, तो ग्राफ मेरे पास किस तरह से बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा, पहले x 0 x इक्वल 1, मैं मान लेता हूँ x इक्वल 1 की मेरे पास जो लाइन है वो यहाँ, ये मान लो है कि हमारे पास x इक्वल 1 की लाइन है, ठीक है। सेकेंड लाइन आपको 0 तो होता है ये वाला लाइन, x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल 0 मतलब x एक्सिस बन गया, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। थर्ड लाइन है वो है y इक्वल x के या फिर x इक्वल y, तो x इक्वल y कहाँ से होती है, 45 डिग्री से, तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी, ये लाइन है ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, y इक्वल x की लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये जो एरिया दे रखा है इससे बाउंडेड एरिया कौन सा बन रहा है, तो सर बाउंडेड एरिया ये वाला बन रहा है हमारे पास, इससे हमारे पास जो बाउंडेड एरिया बन रहा है वो ये वाला पार्ट बन रहा है, यही पार्ट बन रहा है। इस पार्ट का आपको क्या निकालना, एरिया निकालना है। अब किस में कन्वर्ट चेंज करना है, पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो इसी को मैं पोलर फॉर्म के अंदर चेंज भी कर सकता हूँ। तो जब हमारे पास y इक्वल एक्स दे रखा है, मैंने अभी बोला था कि इसका जब y इक्वल एक्स है तो इसकी स्लोप होती है, वो स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा इक्वल, और tan थीटा इक्वल कितना होता है, π/4 के। जब हमारे पास y, तो इसका मतलब यहाँ मैं इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, पोलर फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म मतलब होता है ध्रुवीय रूप, है ना। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास किस टाइप से बनेगा, यही मैं इसका कॉपी कर देता हूँ, चाहे तो एक बार ये बना लो, नहीं बना लो, है ना। चलो यही वाला पार्ट बन रहा है। अब इसका पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास किस टाइप से मिलेगा, सर ये हो जाएगा थीटा में। तो जब y इक्वल एक्स हो तो थीटा कितना होता है, सर थीटा होता है π/4 के, सॉरी थीटा कितना होता है π/4 के। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका थीटा बन गया,
ठीक है। ये क्या होती है, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, सदिश त्रिज्या सदिश लेते हैं, और ये होता है आर के इक्वल। तो यहाँ जो हमारे पास आर बनेगा, तो आर के हम लोग स्ट्रिप बनेंगे, तो स्ट्रिप किस टाइप से बनेगी, ये स्ट्रिप हो जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी सर, ये जो पार्ट बनेगा स्ट्रिप का, यही पार्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो आर क्या होता है सर, जीरो होता है, थीटा भी जीरो है और आर भी यहाँ पर जीरो है ओरिजिन पर। अब मुझे निकालनी एक्स की वैल्यू, तो ये कितना है यहाँ पर सर, एक्स इक्वल है वो 1 के इक्वल है, ये तो फिक्स हमको दे ही रखा है, एक्स इक्वल 1 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। चलो अब पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में क्या क्या लेते हैं, तो पोलर फॉर्म के अंदर हम लोग लेते हैं सर, मान लेते हैं लेट जो आर है या एक्स लेते हैं ना, एक्स इक्वल हो आर कोस थीटा के, और वाई इक्वल क्या होगा, आर साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास x है वो r cos थीटा के, x की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी, वही तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर जो p दे रखा स्ट्रिप की। तो जब x इक्वल 1 होगा तो हमारे पास r, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये लिमिट के लिए निकाल रहा है ना, तो आप चाहो तो लिख देना कि लिमिट के लिए ही कर रहे हैं, लिमिट देख लो है ना। थीटा है वो कहाँ से लेके 0 टू थीटा कहाँ तक जा रहा है, π/4 तक। आर की लिमिट निकालनी, तो आर इक्वल कहाँ से 0 टू, अब आर इक्वल कहाँ तक बनेगा, मैं एक बार तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सेक थीटा तक बनेगा। अब बोलोगे सर सेक थीटा कैसे आ गया, नई चीज़ कैसे आ गई एकदम सेक थीटा, तो मैं इसका डेरिवेशन यहाँ कर रहा हूँ, कैसे बना, जब हमारे पास व्हेन x इक्वल 1 होगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, जो स्ट्रिप दे रखी है, इस स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट होगा, यही तो हमारे पास क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। कैसे बनेगा सर, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो r कोस थीटा के, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल किसका हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यही वाला एरिया निकालना है, यहाँ पर इस एरिया को निकालना है, तो इसका पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास मिलता है क्या है, मेन चीज़ क्या आती है कि सर यहाँ से अगर आप दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, अगर इनका स्क्वायर का ऐड करते हो, क्या करते हो सर, अगर आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो क्या मिलता है सर, यहाँ से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर करके क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल किसका होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास जो पोलर फॉर्म बन रहा था, इस पोलर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में रहा इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है, मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कि जो डी एक्स डी वाई होगा वो इक्वल होता है पोलर फॉर्म के अंदर आर डी थीटा डी आर के, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होती है वो अगर मैं इसमें करवाने लग जाऊँ तो हमारा वीडियो तो पूरा होने उसे रहा। तो इसका अगर आप डायरेक्ट से याद करो, ये हमने 12+ जो ए पे उसमें जो हमारे पास सिलेबस करते हैं उसमें कंप्लीट आपको सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। यहाँ आप रखो पोलर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करोगे तो डी एक्स डी वाई होगा वो आर डी थीटा डी आर के इक्वल होगा। अब इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू इसको कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म के अंदर, है ना। चलो इसका सॉल्यूशन देख लो। चलो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म में है ना। चलो तो ये हमारे पास अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी थी कौन सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 0 से x एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये इक्वल किसका हो जाएगा, डी एक्स डी वाई,
ये इक्वल हो जाएगा सर, हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिमिट हम लोग का एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है सर, आर कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है सर, आर स्क्वायर के इक्वल है, इंटू डी एक्स डी वाई किसके इक्वल है, आर डी थीटा डी आर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा आपने पहले नोट किया, तो पहली लिमिट किसके लगेंगे, थीटा के लिमिट लगेंगे। थीटा कितना है सर, थीटा है वो 0 से लेके π/4 है, तो 0 से π/4, ये किसकी लिमिट है, ये थीटा की लिमिट है ना। अब निकालेंगे आर की लिमिट, आर लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर सेक थीटा तक है, तो 0 से सेक थीटा तक। ठीक है, चलो अब इसको आपको आराम से सॉल्व कर लेना। यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, पहले हम लोग आर के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो मैं एक चीज़ यहाँ शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इसको इससे रूट कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 0 से सेक थीटा आर क्यूब। देखो जब हम लोग यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में आर का वैसे काम है नहीं, तो हम लोग यहाँ आर क्यूब को बाहर भी रख सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा कोस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा डी आर के रेस्पेक्ट में, है ना। एक मिनट, एक बार वापस में करते हैं, पहले हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है, आर के रेस्पेक्ट में, तो पहले हम लोग आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास कोस क्यूब थीटा को मैं बाहर लेके आता हूँ, तो इंटीग्रेशन रह जाएगा 0 से सेक थीटा और अंदर कौन रहेगा आर क्यूब और डी आर, और इसका जो रिजल्ट है उसका डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये बन जाएगा 0 से π/4, यहाँ बन गया कोस क्यूब थीटा इंटू आर क्यूब का क्या होता है, आर की पावर 4, तो ये बन जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट लग जाएगी 0 से सेक थीटा इंटू डी थीटा। चलो, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 से π/4 कॉस क्यूब थीटा इंटू, ये 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सेक की पावर कितनी हो जाएगी, 4 थीटा है ना, तो ये हो जाएगा सेक 4 थीटा इंटू डी थीटा। सेक और कोस क्या होता है, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो यहाँ कोस क्यूब है, यहाँ सेक 4 है, मतलब 3, तो यहाँ पर पावर कट हो जाएगी। आप चाहो तो लिख देना कि सेक थीटा होता है सेक की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस की पावर 4 थीटा, 4 से ये 3 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना है ना। 0 से π/4, यहाँ रह जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपको लर्न होना चाहिए, वो होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी लिमिट कहाँ से लग जाएगी सर, लिमिट लग जाएगी वो हो जाएगी 0 से π/4। ठीक है, चलो, तो इसका हम लोग लिमिट लगा के सोल्व करेंगे, तो 1/4 ये हो जाएगा log सेक π/4 प्लस 10 π/4, फिर माइनस log सेक 0 माइनस 10 0, यही बनेगा। चलो, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेगा, हमारे पास फाइनली आंसर क्या मिलेगा, मैं वो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि हमारे पास आंसर हो जाएगा, वो बनेगा यहाँ से चाहे तो पूरा सॉल्व ही कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से क्या आएगा log 10 π/4 क्या होती है √2 प्लस, अच्छा सेक π/4 की √2 और 10 π/4 की 1, यही रहेगी, और log सेक थीटा माइनस सेक 0 माइनस 10 प्लस 10 0, ये तो दोनों क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, तो ये तो हमारे पास 0 के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये 10 0 तो 0 होता है, सेक 0 1 होता है, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा पार्ट 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, तो फाइनली हमारे पास यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था, इसको कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं।
यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीख ली, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी और कन्वर्ट करके सोल्व भी कैसे करते हैं, तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास मिल गया। तो ये भी आपके पास बी पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जो 6 क्वेश्चन है वो हमारे पास एक नया पैटर्न आपको, जैसे पहले हमने किसका किया, डबल इंटीग्रेशन कर दिया, फिर पोलर फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना, और नेक्स्ट जो चैप्टर होता है उसका हमारा बेस्ट होता है कि हम लोग का करना होता है कि जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसका ऑर्डर चेंज करना होता है। ऑर्डर चेंज का मेन हो गया कि पहले जैसे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा था, तो पहले हम लोग इसका करेंगे वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट किस टाइप से चेंज होगी वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर चेंज मैं पहले बताता हूँ कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन देख लो ना, अगर यही हमारे पास लिमिट हो तो इसका हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा वो ग्राफ बताता हूँ, तो उससे आपको और समझ आएगा कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज का मीन क्या हो गया। अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से तो गया सर्कल। ठीक है, पहले देखते हैं कि हमारे पास ये सर इक्वेशन आई कैसे, आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ सर्कल बनेगा। तो सर्कल कैसे बनेगा, हम लोग लिमिट देखते हैं कि जो लिमिट बन रही है वो x की लिमिट कहाँ से है। जब dx है तो पहला मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल है वो इसका x का है, तो x कहाँ से होगा सर, 0 से लेके x इक्वल है वो कोस अल्फा तक है। यहाँ पर y की लिमिट देखेंगे तो यार सेकेंड में y है तो y की लिमिट हो जाएगी वो x tan अल्फा के इक्वल होगी, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड y इक्वल होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऑल सॉल्व करूँगा तो वाई स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो रहा है ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सर एक तो सर्कल है और यहाँ एक लाइन है वो वाई इक्वल एक्स टेन अल्फा के इक्वल है। तो वाई इक्वल टेन एक्स अल्फा की लाइन कौन सी बनेगी, ये हो जाएगी सर कोई ना कोई आपके पास इस टाइप से लाइन बनेगी जिसका स्लोप है वो टेन अल्फा है और जिसका x और y दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है तो c इसका कौन जो दे रखे हैं इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इंटरसेप्ट वो 0 है तो y इक्वल एक्स टेन अल्फा के इक्वल होगा, ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बेस पे हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है x0 कहाँ होता है y एक्सिस के, x कोस अल्फा, ये लाइन कौन सी बनेगी सर, ये यहाँ पर हमारे पास बनेगा पार्ट है, इसका हम लोग सिंबल निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कोस अल्फा कौन सा बनेगा, जिसका मतलब हमारे पास जो बन रहा है पार्ट चलो। तो इसमें हमारे पास एरिया कौन सा है सर, ये एरिया है वो ये वाला पार्ट, ये एरिया मिल रहा है, इसका आपको क्या निकालना है यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है लिमिट लगा के। ठीक है, चलो अब देखो अगर ये हमारे पास यही लिमिट हो तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको स्ट्रिप कौन सी लगेगी सर, एक्स तो सेम रखा, वाई के ऊपर स्ट्रिप लगा रखी है, तो वाई के ऊपर स्ट्रिप का मतलब हो गया कि हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया इसकी स्ट्रिप, ये इस टाइप से बन रही है, इसकी स्ट्रिप बन रही है वो इस टाइप से बन रही है, ये जो स्ट्रिप है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये जो स्ट्रिप है वो वाई एक्सिस के जो पैरेलल है इसको मैं चेंज करके कैसे बना दूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दूं। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल बना के फिर इंटीग्रेशन करूं तो इसका एरिया किस टाइप से निकल सकता है, तो इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ से लिमिट इसकी स्ट्रिप की चेंज करना है, ये पार्ट तो बन रहा है इसके लिए। ठीक है, अगर मैं इसी का क्या करूं, सेकेंड पार्ट निकालूं, ऑर्डर चेंज करने के बाद में मेरे पास क्या बनेगा, वो ऑर्डर चेंज के बाद में देखो अब देखो यही पार्ट करना है मेरे को। अब क्या करना है, इसका वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे बनेगा कि यहाँ से मैं इसका डिवाइडेशन करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास एक डिवाइडेशन चलेगा, मैं एक लिमिट एक हमारे पास स्ट्रिप बनेगी वो कहाँ से बनेगी सर, एक स्ट्रिप बनेगी ये वाली एक्सिस और एक स्ट्रिप बनेगी मेरे पास यहाँ से लूँगा, तो दो स्ट्रिप में अलग अलग मैं डिवाइड करूँगा पूरे एरिया को। इसको मैं लेता हूँ जैसे पी हो गया, ये क्यू ले लेता हूँ, ये आर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या चाहिए, पहले इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट होंगे तभी तो हम लोग एक्स और वाई के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप को चेंज कर सकते हैं। तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे हम, और पॉइंट कैसे निकालते हैं कि यहाँ हमारे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट है 4,
देखो फॉर इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए। इंटरसेक्ट पॉइंट किस टाइप से मिलेगा कि एक सर्कल है और एक लाइन, दोनों से हमारे को क्या निकालना, इससे और इन दोनों से मेरे को इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ वाई की वैल्यू जो है इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास वाई इक्वल, जब वाई की वैल्यू एक्स टेन अल्फा है तो मैं इसे यही रखूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स टेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का, इसको ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल ए स्क्वायर के, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, उधर भेजूंगा डिवाइड में, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू वन अपॉन सेक अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, और इसका रूट ले लूँगा तो हमारे पास बन जाएगा ए कॉस अल्फा के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग अगर वापस यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू में निकल सकती है, या फिर यहाँ रख दो है ना, x की जगह रख दो, तब भी हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। देन जो y इक्वल बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ पता है x की वैल्यू आई a cos अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो क्या रहेगा a साइन अल्फा, आप चाहे तो ये लिख भी लेना, तो यहाँ हमारे पास y का वो होगा a साइन अल्फा के इक्वल होगा। x और y मिल गए, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल जाएगा सर, ये हो जाएगा ए कोस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा के इक्वल, यही पार्ट बनेगा ए कोस। अब हम लोग इसका क्या करते हैं लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज किस टाइप से बनेगी वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, है ना। चलो देखो पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ ओ पी क्यू के अंदर, लिमिट लिखता है ना, हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसकी लिमिट देखते हैं। लिमिट जब हमारे पास y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब y की लिमिट हम लोग क्या लेंगे पहले कि जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा a साइन अल्फा, मतलब हमारे पास y लिमिट हो रहा है वो रह रहा है जीरो से लेके a y इक्वल कहाँ तक a साइन अल्फा तक, ठीक है। सेकंड इसकी x लिमिट कहाँ से है सर, x लिमिट यहाँ से लेके x इक्वल जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई, यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है जीरो होता है, x इक्वल जीरो से लेके ये x टेन अल्फा तक है, तो हमारे पास x लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल जीरो टू, यहाँ होता है x इक्वल वो बनेगा मेरे पास y कोट अल्फा। अब सर बोलोगे ये y कोट अल्फा कैसे बन गया, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा नोट और नोट कर देता हूँ ताकि आराम से मैं, आपको पता है कि y इक्वल है वो है x टेन अल्फा के, तो यहाँ x इक्वल क्या रहेगा y अपॉन टेन अल्फा के, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा y इक्वल x बनेगा y कोट अल्फा के, ये लिमिट तो बन गई इसकी। दूसरी लिमिट किस में निकालेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल, ये कौन सा है ओ पी क्यू आर, ठीक है। देखो अब निकालते हैं सेकेंड, लिमिट इन पी क्यू आर, अब इसके अंदर लिमिट देखते हैं, चलो इसमें भी लिमिट देखो, y को कौन सी है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा a साइन अल्फा, आपका सर्कल दे रखा है, सर्कल के ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट, क्योंकि सर्कल है वो एक्स स्क्वायर a इसकी रेडियस है, तो ये होगा a कोमा जीरो, ये होगा माइनस का a कोमा जीरो, ये पॉइंट कौन सा होगा जीरो कोमा a, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो कोमा माइनस का a। तो यहाँ से हमारे पास p से लेके r तक लिमिट क्या कौन से हो रही है, यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या a साइन अल्फा से लेके कहाँ तक जा रहे हैं a तक जा रहे हैं ना, तो ये बन रहा है हमारे पास y इक्वल a साइन अल्फा टू y इक्वल a तक, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है टोटल रेडियस a है, तो हम लोग यहाँ से लेके a तक जा रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि सर इसमें रेडियस, इसके इक्वेशन कौन सी बनेगी, यहाँ x क्या है जीरो है, तो x इक्वल क्या रहेगा जीरो ही रहेगा, जीरो टू। अब x की लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो x यहाँ टच किसको कर रहा है सर्कल को कर रहा है, सर्कल से हमको क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ x इक्वल बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे बनी चाहे तो ये भी लिख देना, यहाँ जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, तो यहाँ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस से हमारे पास ये पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट मिलता है, तो हम लोग को ऊपर वाला पॉइंट चाहिए तो ये हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा।
अब जो आपको ये दे रखा था, इसका हम लोग ऑर्डर चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ। और y इक्वल है a साइन अल्फा, है ना। चलो देखो, तो यहाँ हम लोग इसको यूज कर लेते थोड़ा सा पार्ट। चलो देखो, तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, चेंज ऑफ ऑर्डर, है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर होगा। पहले जो इक्वेशन दे रखी थी ये वाले पार्ट, सॉरी, ये जो पार्ट दे रखा था उस पार्ट का क्या है, 0 से a cos अल्फा और इंटीग्रेशन है x tan अल्फा से लेके रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है जैसे f ऑफ एक्स वाई में दे रखा है dx dy। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में हमने अलग अलग कर लिया। इन दोनों पार्ट का जब ऐड करूंगा, इसका एरिया और ऊपर वाले का एरिया दोनों का ऐड करूंगा तो मेरे पास ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा वापस से। यही जो कंप्लीट एरिया, इसको दोनों में यह कर दिया, यहाँ से डिवाइडेशन कर दिया, तो दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, पहले कौन सा ये कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले हमारे पास y की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके कहाँ तक, a साइन अल्फा, फिर सेकंड ये y की लिमिट है, फिर x की लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके a कोट अल्फा f ऑफ एक्स वाई। अब क्या लिखेंगे, dy dx, ऑर्डर चेंज हो गया, पहले dx dy था, अब क्या आ गया dy dx हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन, पहले y की लिमिट, इस वाले ट्राइंगल के जो हमारे पास है y की लिमिट है a साइन अल्फा टू a साइन अल्फा से लेके कहाँ तक है, a तक है, और x की लिमिट 0 से लेके रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इस फॉर्मेट में हम लोग इसका इंटीग्रेशन का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा, समझा है। तो ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, ठीक। चलो आप लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना। ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे निकालते हो, इसका सोल्यूशन डिक्लेयर्ड फॉर्मूला हमने पहले इसका पार्ट ए में करवा दिया है। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको सोल्व करने को दे सकता है। तो सोल्व कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आराम से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखो सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं, लिमिट। लिमिट क्या दे रखी है, देखो पहले हमारे पास z की लिमिट दे रखी है, वो z की लिमिट होगी 0 टू, आपको पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दे रखा है 4 के, यही दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो वाई स्क्वायर इक्वल बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू की वो क्या आएगी, यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल, है ना। ये क्या हो सकता प्लस माइनस का इक्वल होगा। चलो अब हमको ये तो y की वैल्यू आ गई कि प्लस का लेके और माइनस का दोनों से लेना है। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की लिमिट कहाँ से लेगी, मैं इसको 0 का इक्वल कर दूँ। अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो 0 के, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल किसके होगा, 4 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। x की लिमिट, y की लिमिट और z की लिमिट ये रही, रख दो और आपका इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो किस टाइप से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, देखो तो यहाँ हमारे पास जो दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के अंदर z dx dy dz, वो इक्वल किसका होगा, पहले किसका x का, तो x की लिमिट कहाँ से, -2 से +2 की तरफ, तो -2 से लेके 2 हो जाएगी। फिर सेकेंड y की लिमिट क्या है, -4x स्क्वायर से, तो माइनस का रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर था। फिर ट्रिपल है z की लिमिट क्या रखा है, 0 से लेके 1 तक है, तो z की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। अब क्या इसका करना है, dj dx dy और dz क्या करना है, चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं।
चलो देखो, अब पहले क्या करते हैं, जेड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाता है यहाँ से एक्स का ऐसे कैसे रहने दो -2 से 2, वाई का भी ऐसे कैसे रहने दो माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर से √4 माइनस एक्स स्क्वायर। किसके करेंगे, पहले जेड का इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेके 1 तक दे रखा है जेड, इसका डी जेड, और फिर करेंगे हम लोग डी एक्स डी वाई के रेस्ट में, ठीक है। चलो जेड का क्या होता है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -2 से 2 इंटीग्रेशन माइनस का 4x स्क्वायर से √4 माइनस एक्स स्क्वायर। जेड का क्या होता है, जेड का होता है जेड स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट कहाँ से होगी, 0 से लेके 1 तक हो जाएगी, ठीक है। लिमिट अप्लाई करोगे ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, लिमिट अप्लाई करोगे 1/2 बाहर आ जाएगा और बाकी 1 ही रहने वाला है। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ये हो जाएगा -2 से 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेशन में, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमको एक्स के रेशन में, ठीक है। चलो वाई के रेशन में करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/2, ये इंटीग्रेशन -2 से 2, इसका क्या होगा वाई हो जाएगा, और वाई की लिमिट कहाँ से, माइनस का √4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके √4 माइनस एक्स स्क्वायर से, और इसका इंटीग्रेशन वापस किसके रेशन में करना, एक्स के रेशन में करना। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होता है माइनस और माइनस, ये वाली माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के रेशन में। चलो इसका एक और डिवाइडेशन कर लेता हूँ मैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर मिलने वाला है, देखो ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -2 से 2 टाइम ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के रेस्ट में, यही बनेगा। अब 2 से 2 यहाँ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको एक इंटीग्रेशन आता होगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ इसको चाहे तो अच्छे से नोट कर लेना। चलो तो यहाँ हमारे पास पार्ट बन जाएगा -2 से लेकर 2, इसको मैं ले सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आपने 12th क्लास से सीखा है कि इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इसका अगर डायरेक्ट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2 होता है, ठीक है, और लिमिट लग जाएगी कहाँ से, -2 से लेके 2 तक, यही होगा। चलो इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास फाइनली हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, यहाँ से अब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x/2 मतलब 1, बार मिनट, चलो देखो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये तो हो गया 0, क्योंकि इस पार्ट में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 0, फिर प्लस 4/2 हो गया 2 साइन इनवर्स 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम हो गया, फिर माइनस इसमें अगर -2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये भी 0, फिर क्या करते हैं प्लस, अगर माइनस का 2 रखेंगे तो ये तो 2 रहेगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और माइनस का 1, यही पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो कि साइन इनवर्स 1 किसका होता है, तो ये हमारे पास बन गया सर 2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, फिर माइनस ये रहेगा 2 इंटू साइन इनवर्स -1 किसका होता है, माइनस का π/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो बन गया पाई प्लस पाई, और इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से पहले आपको क्या करना है, अगर इससे एरिया दे रखा है तो इससे लिमिट निकालो, लिमिट यहाँ पुट करो, उससे हम जेड से स्टार्ट करते हैं, पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर जो बनेगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जो बनेगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी JNU की जो आप यूनिट 3 और 4 के इंटीग्रेशंस के रिलेटेड चैप्टर बन रहे थे, क्वेश्चन बन रहे थे, उनके टाइप सॉल्व करा दे। आप इन टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।